हेलो एवरीवन। आज हम आरोह भाग 2 में शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता जिसका शीर्षक है उषा, इसका भावार्थ पढ़ेंगे। इससे पहले कवि जीवन के बारे में जानते हैं। मैं चाहती हूँ कि पहले कवि के बारे में आपको बता दूँ, उसके बाद हम इसका भावार्थ भी पढ़ेंगे, काव्य सौंदर्य भी और प्रश्नोत्तर भी करेंगे। नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग छवि है। नई कविता नाम तो सुना ही होगा आपने। नई कविता वो है जो प्रयोगवादी कविताएं जो हैं, जो आज्ञे द्वारा स्थापित हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद है, वो प्रयोगवादी कविताएं ही नई कविता भी कही जाती हैं। तो उनके समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग ही जगह है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो देहरादून में ही हुई थी। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। शमशेर बहादुर चित्रकला में इनकी रुचि चित्रकला में अत्यधिक थी। इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से चित्रकारी में प्रशिक्षण लिया। सुमित्रानंदन पत्र के पत्र रूपाभ में भी शमशेर बहादुर ने कार्य किया था। 1977 ईस्वी में चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इन्हें कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। सन 1993 में अहमदाबाद में इनका देहावसान हो गया। बच्चों, शमशेर बहादुर की जो रचनाएं हैं उसमें जो काव्य संग्रह है उनका, उसमें उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनका शीर्षक है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। इन्होंने संपादन के क्षेत्र में भी कार्य किया है। उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया है इन्होंने। इनका एक निबंध भी प्रसिद्ध है दोआब के नाम से। वही कहानी संग्रह में है प्लाट का मोर्चा। शमशेर बहादुर सिंह के विषय में कहा जा सकता है कि वैचारिक रूप से प्रगतिशील एवं शिल्पगत रूप से प्रयोगधर्मी कवि शमशेर को एक बिंबधर्मी कवि के रूप में जाना जाता है। विचार इनके प्रगतिशील थे क्योंकि ये यथार्थ से जुड़े हुए कवि थे। वहीं इनकी जो रचनाएं थी वो प्रयोगधर्मी थी, जिसमें ये नए नए प्रयोग किया करते थे। इनकी रचनाओं को हम बिंबधर्मी के रूप में जानते हैं। यहाँ भी जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो कविता है उषा, उसमें बिंबों का अत्यधिक प्रयोग है। ऐसे दृश्य बिंबों का जो कि हमारे जीवन से जुड़े हुए बिंब हैं, उन सब का बड़ा ही प्राकृतिक कहेंगे कि एकदम जीवंत चित्रण है, सजीव जिसको कहेंगे हम। इनकी बिंबधर्मिता शब्दों के माध्यम से, शब्दों में एक माध्यम है, रंग रेखा एवं सूची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। वैसे भी उनको चित्रकारी में तो रुचि थी ही, और चित्रकारी का असर उनकी लेखनी में भी दिखता था। तो इसलिए जैसे चित्रकार एक चित्र उकेर देता है सुंदर सा अपनी कल्पना के आधार पे, तो कवि उस गुण का प्रयोग अपनी रचनाओं में भी करता था। अभी जो हम कविता पढ़ेंगे उषा, उसमें उनकी ये रचना धर्मिता हमें दिखेगी कि उन्होंने कैसे बिंबों का प्रयोग किया है। जैसे लगता है कि वो कविता नहीं, एक चित्र है जो हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, एक प्रकृति का सुंदर सा चित्र, एक सीनरी। उन्होंने अपनी कविताओं में समाज की यथार्थ स्थिति का भी चित्रण किया है। ये समाज में व्याप्त गरीबी का चित्रण करते हैं। जैसे कि पहले मैंने कहा ना कि वो प्रगतिशील है, विचारों से प्रगतिशील है, तो प्रगतिशील कवि यथार्थ से जुड़े होते हैं। उषा कविता में प्रातःकालीन वातावरण का सजीव चित्रण है। शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है।
संधि का अर्थ होता है जोड़ना। तो कवि की रचनाओं में जैसे हम कविता भी है और एक चित्र भी है, तो ये सबका संधि है, सबका मिला जुला रूप है। जैसे हमें उसमें एक संगीत की भी ध्वनि सुनाई देती है, वहीं एक चित्र का भी आभास होता है और साहित्य की भी अनुभूति होती है। वहीं दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की एक की तथा ऐन्द्रिय और ऐन्द्रियेतर की है। यानी कि जो चीज़ हम अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं वो भी, और कुछ ऐसी भी जो इंद्रियों से परे अर्थात कल्पना की समाहार शक्ति के आधार पर प्रस्तुत हुई है। इनकी भाषा के विषय में हम कह सकते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर इनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया गया है। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगूंजों से भी भरा होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि साहित्य, चित्रकला और संगीत का मिला जुला रूप इनकी कविताओं में प्रस्तुत होता है। यहाँ जो कविता है उषा, इसके विषय में पहले आपको मैं कुछ बता दूँ। इस कविता उषा में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति का शब्द चित्र उकेरा है। यानी कि जब आसमान में सूर्य उगता है उससे पहले प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसका अपने शब्दों के माध्यम से और बिंबों का प्रयोग कर कवि ने एक चित्र उकेर दिया है, एक चित्र बना दिया है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यहाँ कवि भोर की आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है, इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। कवि के नए बिंब, नए उपमान और नए प्रतीकों का प्रयोग बड़ा ही सुंदर बन पड़ा है। ये जो कविता है उषा, इस कविता के माध्यम से कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का हो जाता है। एक बार संक्षेप में मैं इसका सार बता दूं ताकि जब मैं पंक्तियां पढ़ूंगी तो आपको अर्थ जो है वो स्वभावतः समझ में आता जाएगा। कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है तथा वह सफ़ेद शंख सा दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो। सूर्य के ऊपर उठने पर लाली फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे काली सिल को किसी ने धो दिया हो या उस पर लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। यानी कि सूर्य के उगने से पहले आकाश की जो पृष्ठभूमि है, मैंने आकाश रूपी जो पृष्ठभूमि है वो लालिमा युक्त हो जाती है, यानी कि लाल रंग उसमें फैलने लगता है। नीले आकाश में सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा है। सूर्योदय होते ही उषा का यह जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। मैं कविता की पंक्तियाँ पढ़ूंगी और साथ ही साथ इसका अर्थ बताऊंगी। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसी भूर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका। वही कोष्टक में पंक्ति है अभी गीला पड़ा है। अभी गीला पड़ा है से कवि उस बात पर जोर देना चाहता है कि राख का कलर जो अगर भीग जाता है तो उसमें और वो गहरे रंग का हो जाता है। यहाँ कवि सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेर रहा है कि जब आसमान में सूर्य अभी नहीं निकला होता है तब की स्थिति क्या होती है।
कवि कहता है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है। वह पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लीपा हुआ कोई चौका है। यह चौका नमी के कारण गीला लगता है। यहाँ गीला शब्द का प्रयोग कर कवि उस गहरे रंग का आभास कराना चाहता है कि ताकि आकाश का रंग जो है गहरे सलेटी रंग का है। काव्य सौंदर्य में यहाँ हम कहेंगे कि कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। शंख जैसे में उपमा अलंकार है, वहीं सहज वो सरल शब्दों का प्रयोग किया है और ग्रामीण परिवेश का जो चित्र है या ग्रामीण परिवेश जो है वो सजीव होता है। यहाँ कवि ने नए उपमानों का प्रयोग किया है। आगे की पंक्तियाँ सुनिए। बहुत काली सिल ज़रा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। यहाँ कवि जो है प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है कि काली रंग की सिल को, सिल यानी कि जो सिलबट्टा होता है, पत्थर का टुकड़ा जिस पे गाँव में मिट्टी के घरों में मसाले पीसे जाते हैं, तो सिल को लाल केसर से धो दिया गया है। अंधेरा काली सिल तथा सूरज की लाली केसर के समान लगती है। दोनों की तुलना कवि करता है कि जो भोर का जो हल्का अंधेरा है वो काली सिल से उसकी तुलना करता है, वहीं जो आकाश में सूर्योदय से पहले लालिमा छाती है उसको केसर से तुलना करता है। इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया यानी कि मिट्टी मल दिया हो। अंधेरा काली स्लेट के समान, वो सुबह की लालिमा जो है वो लाल खड़िया यानी कि चौक के समान लगती है। इसके काव्य सौंदर्य में हम कहेंगे कि यहाँ भी कवि ने प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है। पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि कवि जो है जितने उपमान देता है वो उसके काल्पनिक उपमान हैं, वो मानने की बात करता है कि मानो ऐसा हो गया हो। मुक्तक छंद का प्रयोग है। वैसे भी नई कविता, प्रयोगवादी कविताएं या आधुनिक काल की जो कविताएं हैं, छायावाद से ही सब छंद मुक्त रचनाएं हैं, तो यहाँ भी मुक्तक छंद का प्रयोग है। नए बिंबों या वो उपमानों का प्रयोग है। उपमानों का सरल सहज खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति है। इसके साथ ही अगली पंक्तियाँ ध्यान दीजिए। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यहाँ कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। वो कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही है। जब आकाश में सूर्य जैसे जैसे उगता है और उसका सुनहरा शरीर, सुनहरा रूप दिखाई देता है, तो सुनहरे रूप की एक गोरे वर्ण की युवती से तुलना करता है कवि, और नीले आकाश को नीले जल की वाली झील से तुलना करता है। वो ऐसा लगता है जैसे कि झील से कोई गोरी देह वाली गौर वर्ण वाली स्त्री नहाकर निकल रही हो। वैसे ही नीले आकाश में सुनहरे रंग का उगता हुआ सूर्य लगता है। धीमी हवा वो नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है, और जो सुबह की हल्की ठंडी हवा जो कहते हैं कि मलयानील की तरह होती है, मलय पर्वतों से चलती हुई सुगंधित धीमी ठंडी सुखद हवा जो चलती है, उस हवा के कारण दृश्य जो है, बिंब जो प्रतिबिंब जो है सूर्य का, वो हिलता सा प्रतीत होता है। इसलिए कवि को लग रहा है कि झील में हिलता हुआ प्रतिबिंब हो। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है
तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है, क्योंकि कवि कह रहा है कि जैसे हिल रही हो। और अब इसके साथ ही ये बात कहने है कि अब जो ये दृश्य अभी उपस्थित हुआ ये सब सूर्योदय के साथ समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कुछ क्षण के लिए जैसे हम किसी जादू के प्रभाव में आ गए हैं और अब वो जादू जो है समाप्त हो रहा है। काव्य सौंदर्य में देखिए, कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। यहाँ माधुर्य गुण है। काव्य के गुण 3 होते हैं, प्रासाद, माधुर्य और ओज। जहाँ काव्य में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति होती है वहाँ माधुर्य गुण होता है। नील जल में हिल रही हो जो प्रतिबिंब का यहाँ वर्णन है, उसमें कवि कहता है ना कि गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ जो कवि जो है एक काल्पनिक उपमान से तुलना करता है। सरल भाषा का प्रयोग है और मुक्तक छंद में कविता है। इसके साथ ही ये भावार्थ और काव्य सौंदर्य आपका समाप्त होता है। अब इसके प्रश्नोत्तरों को हम देखेंगे। प्रश्न ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। इसको आप उदाहरण के साथ बताइए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि कवि ने गांव की सुबह का सुंदर चित्रण करने के लिए गतिशील बिंब योजना की है। भोर के समय का आकाश नीले शंख की तरह पवित्र लगता है। गतिशील बिंब माने ऐसा बिंब जिन बिंबों से कवि परिस्थितियों का चित्रण करता है अपने साहित्य में, अगर उसमें वो परिवर्तनशील है, यानी कि सुबह के हर क्षण के परिवर्तनशील चित्रण को कवि ने इस साहित्य में उकेरा है, इस कविता में उकेरा है, इसलिए यहाँ गतिशील बिंब हम कहेंगे। उसे राख से लिपे चौके के समान बताया गया है जो सुबह की नमी के कारण गीला लगता है। फिर वह लाल केसर से धोए सिल सा लगता है। कभी दूसरी उपमा स्लेट पर लाल खड़िया मलने से देता है। ये सारे उपमान ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं। आकाश के नीलेपन में जब सूर्य प्रकट होता है तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी युवती का गोरा शरीर झिलमिला रहा है। सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू समाप्त हो जाता है, यानी कि जो प्रकृति में वो भोर के समय परिवर्तन हो रहे हैं, वो सूर्य उगने के साथ उजाला, चारों तरफ प्रकाश जो फैल जाता है सूर्य का, वो सारा जादू समाप्त हो जाता है। ये सभी दृश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें गतिशीलता है, परिवर्तनशील है, इसलिए ये गतिशील बिंब कहे जाएंगे। भोर का नभ, उदाहरण अगर देना होगा तो हम इसमें कहेंगे भोर का नभ, यानी कि एकदम अर्ली मॉर्निंग जो होता है, एकदम भोर का समय, यानी कि रात समाप्त हो जाती है और सुबह अभी हुई नहीं है, तो वो रात और दिन, यानी कि सुबह के समय रात बीतने के बाद जो दिन निकलता है उसका जो संधि समय होता है भोर। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इसके साथ ही अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। हाँ, अगला प्रश्न है ये, और इसका उत्तर हमें देखना है कि इस कविता में इन पंक्तियों में कवि जो है कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्ठकों से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। जब मैं आपको भावार्थ बता रही थी तो मैंने आपको ये बताया था कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों से कवि उस अपनी रचना को, अपनी अभिव्यक्ति को और प्रभावशील बनाना चाहता है। यानी कि गीला लीपा हुआ तो बता रहा है वो चौके को, लेकिन उसके साथ अभी गीला पड़ा है, यानी कि आसमान का जो रंग है उसके गहरेपन का आभास हो इस कारण, या सुबह के समय जो ओस के कारण
एक ठंडी, एक नमी होती है, एक हल्की ठंड होती है भोर में, तो लगता है कि वो पूरा वातावरण जो है एक भीगेपन का एहसास देता है, एक गीलेपन का एहसास देता है। तो उसका वर्णन यहाँ कवि कर रहा है। तो कोष्टक में शब्द इसलिए दिए गए हैं ताकि उसका जो उसकी जो अभिव्यक्ति है वो और प्रभावशील हो सके। तो इसके उत्तर में अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि नई कविता के कवियों ने नए नए उपमानों से स्वयं को अलग दिखाना चाहा है। शमशेर बहादुर सिंह ने कोष्टकों का प्रयोग किया है। कोष्टकों में दी गई सामग्री मुख्य सामग्री से संबंधित है तथा पूरक का काम करती है। वह कथन को स्पष्टता प्रदान करती है, ने कथन जो है उसको स्पष्टता प्रदान करती है। यहाँ अभी गीला पड़ा है वाक्य कोष्टक में दिया गया है, जो प्रातःकालीन सुबह की नमी व ताजगी को व्यक्त करता है। कोष्टकों के से पहले के वाक्य से काम की पूर्णता का पता तो चलता है, परंतु स्थिति स्पष्ट नहीं होती। यानी कि लीपा हुआ चौका ये हमें पता तो चलता है, लेकिन वो कब का है तो ये कोष्टक के शब्द से पता चलता है कि गीला पड़ने से कथन अधिक प्रभावपूर्ण बन जाता है, ताकि उसकी सही अभिव्यक्ति, उसके भावों की सही अभिव्यक्ति हो सके। अगला प्रश्न है, अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। तो ये आप स्वयं भी कर सकते हैं और मैं भी इसमें आपकी मदद कर देती हूँ। सुबह के समय सूर्य उदित होते समय ऐसा लगता है मानो कोई नीले सरोवर में स्नान करके बाहर आ रहा हो। सूर्य की किरणें धीरे धीरे आकाश पर छा जाती हैं। ओश के कणों पर सूर्य की किरणें अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती हैं तथा प्रकृति के दृश्य पल पल में बदलते हैं। पक्षी चहचहाने लगते हैं, पशुओं व मानवों में नई शक्ति का संचार हो जाता है, जीवन सजीव हो उठता है। जैसे जैसे शाम होती है, सूर्य एक थके हुए पथिक की भांति धीमी गति से अस्त होने लगता है। पक्षी अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं। सूर्य का रंग लाल हो जाता है, मानो वह विश्राम करने जा रहा हो। सारा जीव जगत भी आराम करने की तैयारी शुरू कर देता है। इसके साथ ही ये लेसन आपका ख़त्म होता है, समाप्त होता है ये पाठ आपका। दैट्स ऑल, थैंक यू।